हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई सभी को। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई क्लास 10th 2025 सेट 1 क्वेश्चन पेपर का सेक्शन सी स्टार्ट करने वाले हैं। और सेक्शन सी में सारे क्वेश्चन 3 मार्कर क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट्स हैं, ए और बी करके। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ए या बी में से कोई एक करना होता है, लेकिन हम आपको दोनों के सॉल्यूशन कराएंगे ताकि आपके मन में किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई भी डाउट ना रहे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 26 का पार्ट ए करने वाले हैं। पार्ट ए का क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर है आपका, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है। ये जो ओ है आपका, ये इस सर्कल का सेंटर आपको दे रखा है। एंड बी सी डी इज टेंजेंट टू इट एट सी, और बी सी डी जो है वो आपका टेंजेंट है पॉइंट सी पर, जो कि सर्कल को टच कर रहा है। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है कि जो एंगल बी ए सी है, यानी ये वाला एंगल जो मैंने डार्क किया हुआ है, प्लस एंगल ए सी डी है, यानी ये वाला जो एंगल दूसरा डार्क किया हुआ है, इन दोनों को मिला के 90 डिग्री बनेगा। ये आपको प्रूव करना है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। इस क्वेश्चन में अगर गिवन देखा जाए तो सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। क्योंकि रीजन आप इसका क्या देंगे, क्योंकि ये दोनों ही सेम सर्कल के दो रेडियस हैं, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के दोनों रेडियस आपके बराबर होते हैं। और टू प्रूव क्या करना होगा आपको, प्रूव करना है आपको एंगल बी ए सी जो है प्लस एंगल ए सी डी जो है, ये मिला के 90 डिग्री है। ये आपको प्रूफ में करना है। अच्छा, इसके बाद अब हम प्रूफ देख लेते हैं अपना। सबसे पहले प्रूफ में हम बोल सकते हैं बी सी डी इज अ टेंजेंट, बी सी डी एक टेंजेंट है, एंड ओ सी इज अ रेडियस। अगर बी सी डी एक टेंजेंट है और ओ सी एक रेडियस है हमारा, तो हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ओ सी है वो बी सी डी के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये हमारी एक थ्योरम भी कहती है हमारी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो ओ सी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका बी सी डी के। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो एंगल ओ सी डी है वो 90 डिग्री होगा। तो इसका रीजन आप देंगे, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टेंजेंट और रेडियस जो है वो आपके परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। ये बात आपकी हो चुकी है। अच्छा, एक बात और, एंगल ओसीडी ये पूरा एंगल है, करेक्ट। एंगल ओसीडी ये पूरा एंगल है। क्या मैं एंगल ओसीडी को ब्रेक डाउन करके ये नहीं लिख सकता कि एंगल ओसीए, एंगल ओसीए प्लस एंगल एसीडी बराबर एंगल ओसीडी बराबर 90 डिग्री। क्या मैं ये बात लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। रीजन क्या है, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखें तो ओसीए यानी ये वाला एंगल और एसीडी यानी ये वाला एंगल, दोनों मिलके ही तो हमारा ओसीडी बना रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसको ब्रेक डाउन करके इस तरह से लिख दिया है। इसको हम लोग अपनी इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसका इस्तेमाल हम थोड़ा आगे करेंगे। अब इसके बाद हम इस ट्राइंगल पे आते हैं। इस ट्राइंगल में अगर आप गौर करें तो इन ट्राइंगल सी ओ ए वाले ट्राइंगल में जो आपकी ओ सी है और ओ ए है वो बराबर होंगे। ये हमने ऊपर साबित कर रखा है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि अगर दो साइड एक ट्राइंगल में बराबर है तो उसके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब एंगल ACO या OCA वो बराबर हो जाएगा एंगल OAC के। हाँ है ना, OAC मतलब BAC। OAC को आप एंगल BAC भी बोल सकते हो। और ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि OAC भी ये वाला एंगल बना रहा है, दिख सकता है आपको, और BAC अगर आप देखोगे तो वो भी यही वाला एंगल है।
तो थोड़ी बहुत नेमिंग में चेंज हो जाए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बीच वाला नहीं चेंज होना चाहिए। बीच वाला एंगल ए है तो एंगल ए पर ही रहेंगे दोनों। वैसे इनको आप बराबर बोल सकते हो। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूँ और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम यहाँ से ये लाइन इरेज कर देते हैं, दोनों लाइनें इरेज कर देते हैं और ये रीजन भी इरेज कर देते हैं। इसके बाद अगर आप फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में कंपैरिजन करें तो OCA की जगह मैं एंगल BAC को भी लिख सकता हूँ। तो वो मैं लिख दूंगा एंगल BAC प्लस एंगल ACD बराबर 90 डिग्री, और इसका रीजन दे देंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, और हमें यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 26 स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसका बी पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव करिए कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ये हमने यहाँ पे डायग्राम पहले से ही बना लिया है। क्वेश्चन में ये डायग्राम गिवन नहीं था, ये डायग्राम आपको खुद से सोच के बनाना होगा। इसकी नेमिंग भी मैंने खुद ही करी है, आपकी मर्जी हो, आप जिस भी टाइप की नेमिंग इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो अपोजिट साइड है वो सप्लीमेंट्री एंगल, यानी ये वाला एंगल और ये नीचे वाला एंगल, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होने चाहिए। यानी कि गिवन में लिख लेंगे हमने, लेट, ये सब हमने बनाया तो हम इसे लेट करके चल रहे हैं। लेट ABCD be a quadrilateral circumscribing a circle with center O। ठीक है, सेंटर O के साथ ये जो पॉइंट है ना हमारा, ये हमने सेंटर O बना दिया है। ये आपको O नेमिंग दिख रही होगी यहाँ पे। और इसके बाद हमने इन सारे एंगल की नेमिंग भी खुद ही करी है, तो ये भी आप खुद से कर सकते हो। अगर टू प्रूव लिखना चाहें तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे, टू प्रूव में हमें करना है एंगल AOB जो है और एंगल COD। देखिए AOB ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, और COD ये पूरा एंगल मिला के 180 डिग्री होने चाहिए, बराबर 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री यहाँ पे बोले गए हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है ऐसे दो एंगल्स जिनको मिला के 180 डिग्री बन जाए। अब प्रूफ दैट के बाद हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग के दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, जो कि होंगे AOS और AOP। मैं इन्हें कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहा हूं, ताकि मैं एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर लिख सकूं, और उसके बाद सिमिलरली 3, 4 को भी बराबर लिख देंगे, 5, 6 को भी, और 7, 8 को भी सिमिलरली बोल के हम बराबर लिख देंगे, क्योंकि बात तो सेम ही है। दो रेडियस इसमें भी आ रहे हैं, इसमें भी है दो रेडियस, एक कॉमन लाइन इसमें भी है, दो टेंजेंट इसमें भी हैं और दो टेंजेंट इसमें भी हैं, सब में सेम ही है मतलब बेसिकली। तो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल्स AOP एंड AOS। अगर हम इसमें तीन चीजें ढूंढना चाहें तो सबसे पहले ये वाला एंगल 90 डिग्री का और ये वाला एंगल भी मैं 90 डिग्री का बोल सकता हूं, और इसका रीजन ये है कि ये हमारे दो टैंजेंट है, ये आपको दिख रहे होंगे, और ये रेडियस हैं, और टैंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से मैं लिख दूंगा एंगल APO इक्वल होगा एंगल ASO के। यहां पे मैं रीजन लिख दूंगा 90 डिग्री ईच। ठीक है, क्लियर, 90 डिग्री ईच क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट है और रेडियस है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम बोल देंगे कि जो AO लाइन है वो दोनों में कॉमन है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं नेमिंग से भी AO और AO दोनों में कॉमन है। ये क्या है हमारी कॉमन लाइन, कॉमन। और तीसरी चीज हम क्या बोल देंगे कि जो OS है वो OP के बराबर है। OS है OP के बराबर
और इसका रीजन क्या होगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के दो रेडियस हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल के दो रेडियस होने की वजह से ये बराबर हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहां से हमने एक एंगल 90 डिग्री का लिया, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने जो हाइपोटेनस है इन दोनों ट्राइंगल्स की वो दोनों में कॉमन है यानी कि बराबर है, और तीसरी कोई भी एक साइड इसमें बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हमें लगाना है वो है RHS। कौन सा क्राइटेरिया है, RHS। RHS क्राइटेरिया ये होता है, एक राइट एंगल यानी R 90 डिग्री बराबर होनी चाहिए जो कि है, H यानी हाइपोटेनस दोनों में बराबर होनी चाहिए जो कि दोनों में बराबर है, S यानी कि कोई भी साइड बची हुई, कोई भी एक साइड बराबर हो जो कि बराबर है। तो यहां से हम बोल देंगे बाय RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से मैं बोल दूंगा कि ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल AOS के। ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, इसका मतलब एंगल AOS और एंगल AOP को मैं बराबर लिख सकता हूं, एंगल AOS को और एंगल AOP को मैं बराबर लिख सकता हूं। एंगल AOS और एंगल AOP मतलब एंगल 1 और एंगल 2, और इसका रीजन हो जाएगा CPCT, corresponding parts of congruent triangles are equal। पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं। तो यहां से एंगल 1 बराबर एंगल 2, रीजन दे देंगे हम लोग CPCT, पिछले पेज में भी हमने साबित किया था। अच्छा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, इसी तरह से मैं एंगल 3 बराबर एंगल 4 बोल सकता हूं, और एंगल 5 बराबर एंगल 6 बोल सकता हूं, और एंगल 7 बराबर एंगल 8 बोल सकता हूं। सिमिलरली मतलब इसी तरीके से आपने, जैसे मैंने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किए थे, अगले ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके आप 3 और 4 बराबर बोल सकते हो, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके आप 5 और 6 बोल सकते हो, 7 और 8 करके आप, मतलब सॉरी, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करके आप 7 और 8 बोल सकते हो। सारे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट साबित करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, इतना ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं होती, तो आप सिमिलरली करके ये लिख देना। ये चारों हमने प्रूफ कर दिए हैं। इसके बाद अगली स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, यहां से ये सारे एंगल अगर मैं कंप्लीटली जोड़ दूं तो क्या 360 बन जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पर 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहां से अगर मैं सारे एंगल जोड़ देता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, सब जोड़ के 360 होगा। और इसका रीजन आप देंगे, इसका रीजन हम देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री किसी एक पॉइंट पे बनने वाले सारे एंगल्स को जोड़ के 360 मिलता है हमें। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अच्छा एक बात बताइए, क्या एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं? तो एंगल 1 की जगह क्या मैं एंगल 2 रख दूं, कोई दिक्कत? इस एंगल 1 की जगह एंगल 2 रख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि ये हमने पीछे प्रूफ कर दिया है। अच्छा, इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, तो क्या मैं इस एंगल 4 की जगह एंगल 3 रख दूंगा? बिल्कुल रख सकते हैं, एंगल 4 की जगह मैं एंगल 3 रख दूंगा। इसके बाद क्या एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 दे रखा है हमें? बिल्कुल दे रखा है, तो क्या मैं इस एंगल 5 की जगह एंगल 6 रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो इस 5 की जगह मैंने 6 रख दिया, और 7 और 8 में से ये दोनों भी बराबर दे रखे हैं हमें, तो क्या मैं इस 8 की जगह 7 रख दूं वापस? बिल्कुल रख सकते हैं, इज इक्वल टू 360 डिग्री। और ये जो भी मैंने एंगल चेंज किए हैं ये सब मैंने ऊपर प्रूफ कर रखे हैं, तो इन सब का रीजन एक के साथ हम दे देंगे प्रूव्ड अबव। ये सब हमने ऊपर प्रूफ कर दिए हैं। इसके बाद अब आप देखेंगे एंगल 2 2 बार है, 3 2 बार है, 6 2 बार है, 7 2 बार है, ये सब के सब 2 बार हैं। इसका मतलब 2 मैं कॉमन निकाल के लिख सकता हूँ, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। हाँ या ना? अब ये 2 को मैं नीचे भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा?
एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन में 2। एंगल 2 प्लस एंगल 3, फिगर पे आते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 को जोड़ के मैं क्या बोल सकता हूँ? AOB बोल सकता हूँ क्या? क्या मैं पूरा एंगल AOB बोल सकता हूँ 2 और 3 जोड़कर? 2 और 3 को जोड़कर क्या मैं एंगल AOB बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, फिगर के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है। तो 2 और 3 की जगह एंगल AOB लिख देते हैं। इसी तरह से 6 और 7 को जोड़कर मैं एंगल COD बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। COD बराबर 360/2 कितना होता है? 180 डिग्री। और हमें यही साबित करना था और ये हमने साबित कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। ये हो चुका है हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 27 भी दो पार्ट्स में है, ए और बी। ए और बी दोनों में से कोई एक करना होगा एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर हम दोनों करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 27 का ए पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये साबित करना है हमें। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपको प्रूव दैट के इतने मुश्किल क्वेश्चंस मिले या इतने हार्ड तरीके में लिखे हुए हों, तो आप इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अपनी एक ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। और वो ट्रिक ये है कि आप सबको साइन और कॉस में चेंज कर दो, साइन और कॉस की टर्म्स में लिख दो। सबसे पहले हम टेकिंग LHS, सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम tan थीटा को लिख देंगे। tan थीटा को आप साइन और कॉस के टर्म्स में क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो उसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को आप क्या लिख सकते हो? इसका अपोजिट, इनवर्स, यानी कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस, इसी तरह से आप यहाँ पे कॉट थीटा को चेंज कर दोगे साइन और कॉस में, तो आप इसको भी लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा को आप लिख दोगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने इसे साइन और कॉस में चेंज कर लिया है। अब हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। नीचे 1 लगा देते हैं, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर साइन और 1 है, साइन और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सबसे ऊपर साइन और कॉस सेम टू सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि पहले था, प्लस इसको भी हम सेम टू सेम ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में यहाँ पर भी कॉस और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कॉस ही रहेगा, और इसको भी ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसी मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस साइड पर आते हैं हम। यहाँ पर जो भी ये नीचे है इसको हम सबसे ऊपर भेज सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इस टर्म को और इस टर्म को हम ऊपर भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपके पास इस तरह से फ्रैक्शन के फ्रैक्शन दे रखे हो तो आपको यही तरीका लगाना होगा। वही काम हम यहाँ पर भी कर लेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर हम लिखेंगे साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस वही काम मैं यहाँ पर भी कर दूंगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हमने कर लिया है। इसके आगे हम सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे एग्जैक्टली हम सेम लिख देंगे जो लिखा हुआ है, ये एग्जैक्टली हमने सेम लिख दिया है। अच्छा, यहाँ से अगर आप नीचे डिनोमिनेटर्स को ध्यान से देखें
तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है। बात लगभग सेम है, बस यहाँ पे साइन का डिफरेंस है। यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ तो ये पूरी टर्म ब्रैकेट वाली सेम ही हो जाएगी। माइनस अगर मैंने कॉमन निकाला तो साइन जो पहले माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा इसके बराबर, और कॉस थीटा जो पहले प्लस का था वो माइनस हो जाएगा, मतलब ये पूरी ब्रैकेट बराबर हो जाएगी अगर मैं माइनस को कॉमन निकाल लेता हूँ तो आइए बाहर हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। बाहर माइनस कॉमन निकालने से माइनस का साइन थीटा और अंदर में साइन बदल जाएंगे, यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर जो है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट थोड़ा ढंग से बना लेते हैं, ये बाहर माइनस का निशान आ जाएगा। इस स्टेप में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस और माइनस एक साथ हैं तो हम इसे माइनस लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस है ना, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस एक साथ आ गए माइनस, और ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगले स्टेप के लिए हमें इस साइड ये साइड मिटानी पड़ेगी, तो आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। हम लोग इसको यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पर भी बराबर है और यहाँ पर भी बराबर है, लेकिन यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा ये अलग अलग है। तो जब हम इनका एलसीएम या जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं वो करेंगे तो नीचे की तरफ क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा अलग अलग आ जाएंगे मल्टीप्लाई होके, और क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीजें सेम हैं इनको हम एक ही बार लिख देंगे नीचे। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें तो कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले से इसके नीचे था, कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये पहले से नीचे था, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिर्फ साइन से, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसके बाद हम माइनस का निशान देखेंगे तो माइनस लगा देंगे। उसी तरह से साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पहले से उसके नीचे थे, मतलब कॉस उसके नीचे नहीं था, तो हम ऊपर कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वही जो हमारा बचपन का फ्रैक्शन का रूल था, है ना, फ्रैक्शन को माइनस करने के लिए जो रूल हम लगाते थे वही रूल हमें यहाँ भी लगाना होगा। तो ये आपका साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में आपका बन जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी एक फॉर्मूला होता था जो हमने सीखा था 9th क्लास में, अगर आपको याद हो तो। वो फॉर्मूला था ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मैं जानता हूं ये आपको अभी याद नहीं होगा क्योंकि 10th में आने के बाद काफ़ी चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं 9th की जो भी होती हैं, इसलिए आप ये फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, आपको आपकी 9th की बुक में मिल जाएगा। और नीचे का जो भी है हमारा हम उसे सेम लिख देते हैं, और हमने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया है तो हम इसे ब्रैकेट में भी हमें इसे लिखना होगा साइड में, वो हम जगह बना के यहाँ नीचे लिख देते हैं। यहाँ नीचे हम लिख देते हैं फॉर्मूला है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी एंड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये फॉर्मूला हमने इस्तेमाल किया है तो हम इसे ब्रैकेट में दिखा देते हैं, काफ़ी मेन फॉर्मूला है ये फॉर्मूला, आप लिख लेना। अब अगर आप देखें तो हमारी कुछ चीज़ें सिमिलरली कॉमन निकल रही होंगी जिन्हें हम काट देंगे। यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अगले स्टेप में हम लोग देखें तो इस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 लिख देंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। अब आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारी जो टर्म है हम इसको यहां लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो नीचे डिनोमिनेटर है इसको हम लोग एक बार इस 1 के अपॉन में लिख देते हैं और एक बार इस पूरे टर्म के अपॉन में लिख देते हैं। इस तरह से तो हम कर सकते हैं ना कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं अगर ऊपर दो टर्म्स हो तो हम दोनों को अपॉन में लिख सकते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन का रूल है। तो एक बार 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे प्लस एक बार साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। हमने डिनोमिनेटर्स को दो बार मतलब ब्रेक डाउन करके एक बार इसके नीचे भी लिख दिया, एक बार इसके नीचे भी लिख दिया। ऐसा हमने क्यों किया? ये टर्म तो पूरी कैंसिल होके 1 बन जाएगी, ये टर्म पूरी कैंसिल होके 1 बन जाएगी और यहाँ से 1 बाय साइन प्लस का निशान पहले लगा लेंगे हम लोग। 1 बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा इंटू 1 बाय कॉस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा। और कोसेक थीटा को बाद में लिख दो, सेक थीटा को पहले लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई में ही तो है। सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या हमें यही साबित करना था? बिल्कुल। और ये हमारा प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। क्वेश्चन 27 का बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 27 का बी पार्ट है, प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। यहाँ पे हमें इस LHS को RHS के बराबर साबित करना है। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को या तो LHS या RHS लेके सॉल्व करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS लेंगे तो हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारी साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए प्लस कॉस ए। अब यहाँ से ये दोनों टर्म अलग अलग हैं तो हम इन दोनों का LCM तो ले नहीं सकते क्योंकि ये कोई नंबर तो है नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए। जब नीचे वाले नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऊपर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को। साइन ए प्लस कॉस ए और साइन ए प्लस कॉस ए एक साथ हो जाएंगे मल्टीप्लाई। इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं कि साइन ए प्लस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई होंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बोल सकता हूं मैं। फिर प्लस का निशान आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ या ना? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सबको ओपन कर लेते हैं हम, जो जो हमारे ब्रैकेट्स हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे और a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगा देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं हम यहाँ पे, इसका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर प्लस का निशान, अगेन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये पूरा मैंने ऊपर वाला ब्रेक डाउन कर लिया है अपॉन में। अब इसके नीचे वाला साइन ए माइनस कॉस ए साइन ए प्लस कॉस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूँ ये सारे आइडेंटिटीज आपको याद होंगी, ये 9th में हमने पढ़ रखी है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दिख रहा है हमें तो हम +1 कर लेंगे और माइनस का 2 साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर हम इस कॉस स्क्वायर ए की जगह भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो फॉर्मूला होगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला भी आपको एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करें तो +2 साइन ए कॉस ए -2 साइन ए कॉस ए कैंसिल होके 0 बन जाएंगे, और ऊपर आपका बचेगा 1 + 1 यानी कि 2, और नीचे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए -1 प्लस साइन स्क्वायर ए यानी 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1, और यही आपको साबित करना था, हेंस प्रूव्ड। यहां से आप देखेंगे तो जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए जो पहले माइनस था वो अब प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस में होगा, साइन स्क्वायर ए ये भी प्लस में होगा, प्लस प्लस दोनों की वजह से ये 2 हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 जो है वो माइनस का रहेगा। इस तरह से ये आपका प्रूव हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 28 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 28 है, फाइंड द रेशियो in which the y-axis divides the line segment joining the point 5, -6 and -1, -4. Also find the point of intersection. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना के समझा देते हैं। ये आपका इस तरह से x और y बन गया है, और ये कुछ पॉइंट्स हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, और थोड़ा और आगे बना लेते हैं 6। ठीक है। अब यहाँ से हमें पॉइंट्स कौन कौन से दे रखे हैं, 5, -6। यहाँ पर अगर हम वो पॉइंट लोकेट करें तो ये होती है x हमारी, ये होती है y। x हमारा +5 है, मतलब x यहाँ कहीं होगा, और y -6 है, मतलब y एकदम ही नीचे होगा, मतलब पॉइंट होगा कहीं ये वाला हमारा पहला पॉइंट है। एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा, -1, -4, मतलब x की वैल्यू -1 यानी कि ये, और y की वैल्यू -4, मतलब कि ये वाला पॉइंट, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला। अब इन दोनों को ज्वाइंट करते हुए एक लाइन बनाई है हमने। आपको ये बताना है कि जो y एक्सिस है, यानी ये वाला जो पॉइंट है जो y एक्सिस पर है, ये इस पूरी लाइन को, लाइन AB को कितने हिस्सों में बांट रहा है, और आपको ये पॉइंट भी ढूंढना है। इस पॉइंट में अगर आप ध्यान से देखो, ये y एक्सिस पर है, तो क्या इसका जीरो कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट अभी हमें इसका नहीं पता। A पॉइंट हमें पता है 5, -6 हमारा B पॉइंट है, और -1, -4 हमारा A वाला पॉइंट है। अब यहां से हमें रेशियो भी निकालना है, ये वाला रेशियो। इसको अगर सीधी लाइन में बनाऊं मैं तो पॉइंट A और पॉइंट B। A पॉइंट मान लेते हैं 5, -6 को, B पॉइंट मान लेते हैं -1, -4 को, और हमें बीच में एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है। y एक्सिस पर यानी उसका x 0 है और y हमें नहीं पता। ये इसको किस रेशियो में बांट रहा है। सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में लेट करना होगा कि जो रेशियो है, लेट द रेशियो बी k/1। रेशियो को आप k/1 मान के ही सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। अगर इसके अलावा आप कुछ और लेते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो यहां से हम इस रेशियो को k/1 मान के सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इसे k/1 मान के सॉल्व करेंगे तो बीच का ये 0 वाला पॉइंट हम कैसे निकालेंगे, 0 वाला कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, 0, y। अब यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला कहता है m1 x2 यानी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं आपके लिए, हम फॉर्मूला लिख देते हैं सीधा। सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे आपके लिए। सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस
m2। ये आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है। अगर हमें ये बीच वाला पॉइंट चाहिए, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लेट्स से पॉइंट पी नाम देते हैं। अगर हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए जो कि 0, y के बराबर हैं, तो वो बराबर होने चाहिए किसके, m1 x2। m1 आपका पहला रेशियो होगा और m2 आपका दूसरा रेशियो होता है। ये आपका x1 y1 होता है, ये आपका x2 y2 होता है। अब यहां पर हमें इन सबकी वैल्यूज को पुट करना है और बस सॉल्यूशन निकालना है। m1 यानी कि k, x2 यानी कि -1 प्लस m2 यानी कि 1 और x1 यानी कि 5 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 कॉमा m1 y2 m1 यानी कि k और y2 यानी कि -4, k -4 प्लस m2 y1 यानी कि 1 इंटू -6 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। वापस से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि इसको हम आगे बता सकें। अब यहां से हमें इसको आगे करना होगा, इतना हम मिटा देते हैं और ये सेक्शन फॉर्मूला भी हम मिटा ही देते हैं। अब इसके आगे अगर आप कंपैरिजन करें तो ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा आपका, मतलब इसको और इसको मैं बराबर कर सकता हूं ऑन कंपेयरिंग। ऑन कंपेयरिंग में क्या बात बोल सकता हूं, ऑन कंपेयरिंग में बोल सकता हूं कि k इंटू -1 प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1 आपका 0 के बराबर हो गया। ओके, अब यहां से अगर मैं इसको हटा देता हूं, यहां से अगर मैं इसको भी हटा देता हूं, तो अब मुझे खाली यहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और k की वैल्यू कैसे निकलेगी, -k प्लस 5, k प्लस 1 पूरा उधर 0 के पास जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ से -k इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। k मतलब क्या होगा, k अपॉन 1, यहाँ पर 5 अपॉन 1 लिख देते हैं। तो k रेशियो 1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, 5 रेशियो 1, यानी कि जो रेशियो था हमारा वो 5 रेशियो 1 के रूप में बटा है। अगला हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालना था इसका, तो उसके लिए हमें इसे इरेज करना होगा और इसे वापस से हम कर लेंगे। ध्यान रहे हमने रेशियो 5 रेशियो 1 निकाल लिया है, तो हम इसका इस्तेमाल आगे चल के करेंगे अभी इस क्वेश्चन में। अब यहाँ पे k रेशियो 1 की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं, जो मैंने निकाली है अभी 5 रेशियो 1। अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारा 0, y कोऑर्डिनेट था उसका y पार्ट कैसा था, y पार्ट कैसा था, सिर्फ y पार्ट बताइए, सिर्फ y पार्ट बताइए। m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, यही होगा। हमें इस y की ही वैल्यू चाहिए क्योंकि पॉइंट 0, y है, सिर्फ y मिल जाए तो काम हो जाएगा। अब यहाँ से m1 की जगह क्या मैं 5 रख सकता हूँ, बिल्कुल, रेशियो k रेशियो 1 यानी m1 और m2 का ही रेशियो है ये, तो m1 की जगह मैं 5 रख दूंगा, रख दिया। y2 की जगह मैं रख दूंगा -4 प्लस m2 की जगह मैं रख दूंगा 1 और y1 की जगह मैं रख दूंगा -6 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 5 प्लस 1। ये आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। y कोऑर्डिनेट यहाँ से निकालेंगे तो 5 इंटू -4 हो जाएगा आपका -20, 1 इंटू -6 हो जाएगा आपका -6 अपॉन में 5 प्लस 1 हो जाएगा आपका 6। यहाँ से y की वैल्यू अगर हम निकालें तो -20 -6 हो जाएगा आपका -26 अपॉन में 6। अगर आप इसको और डिवाइड कर देते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू आपकी आ जाएगी -13 अपॉन में 3। इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हमारा 0, y की फॉर्म में था, वो हमारा 0, y की फॉर्म में था, तो वो हो जाएगा 0, -13 अपॉन 3 और ये आपका हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस तरह से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमने रेशियो भी निकाल लिए
5:1 और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी 0, -13/3 भी निकाल लिया है। क्वेश्चन 29 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 29 है, प्रूव दैट 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। 1/√5 को एक इरेशनल नंबर साबित करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपने एनसीईआरटी के चैप्टर 1 में भी देखे होंगे और उसमें इनको करने का जो तरीका होता है उसी तरीके से हम इसे करने वाले हैं। सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि ये जो नंबर 1/√5 है ये एक रैशनल नंबर है। फिर हम अपनी ही बात जो हमने लेट करी है उसको गलत साबित कर देंगे, जिसकी वजह से ये 1/√5 रैशनल ना होकर के इरेशनल साबित हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं, लेट अस assume to the contrary that 1/√5 is rational and it can be written in the form of P/Q, where P and Q are integers and co-prime और Q वहां पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया है कि 1/√5 एक रैशनल नंबर है और जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर्स होंगे और दोनों को प्राइम भी होंगे। को प्राइम का मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका HCF, ऐसे कोई भी दो नंबर सपोज P एंड Q जिनका HCF अगर हम निकालें तो वो 1 आए, इन्हें हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम 1/√5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि उसी की फॉर्म में है ये। अच्छा, इसके बाद हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करने पे होगा क्या, 1/√5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा 1/5 इक्वल टू P²/Q²। इसके हिसाब से ये Q² को आप इधर उठा के ला सकते हो और ये हो जाएगा आपका Q²/5 इक्वल टू P²। आप देख सकते हैं कि यहां से जो Q² है, Q² इज डिविजिबल बाय 5। Q² जो है 5 से पूरा डिविजिबल है, इसीलिए P² जो कि एक इंटीजर की वैल्यू है वो पूरी हो जा रही है। अब Q² अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब Q भी 5 से डिविजिबल होगा, हाँ या ना। अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर खुद भी तो 5 से डिविजिबल होगा, ये तो लॉजिकल बात है। ठीक है, Q इज डिविजिबल बाय 5, ये हमने पहली बात साबित कर दी है। अब दूसरी बात कि हम Q²/5 को लेट कर लेते हैं, Q²/5 को एक कांस्टेंट R के बराबर, कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हो R के बराबर। R इज अ कांस्टेंट, क्योंकि Q² नहीं, Q/5 को, सॉरी Q भी तो डिविजिबल है 5 से, तो Q/5 भी एक R के बराबर मैं लिख सकता हूं। इसके बाद अब इसे थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम इसे इस साइड से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे ताकि आपको आगे समझाया जा सके। अब Q/5 की वैल्यू R के बराबर है, तो मैं Q को 5R के बराबर लिख सकता हूं। दोनों तरफ दोबारा से स्क्वायर करेंगे तो हमारा Q का स्क्वायर बराबर 5R का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से Q² की वैल्यू हम लिख सकते हैं 25R²। Q² की जगह क्या मैं 5P² लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 5 से 25 भी काट दूंगा। यहां से मैं कह सकता हूं कि जो
यहाँ से अगर आप देखो तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगली बात आप इसको नोट कर लीजिए पहले। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। यहाँ से मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। पी स्क्वायर भी तो 5 से डिविजिबल है, तभी तो आर स्क्वायर यानी कांस्टेंट का स्क्वायर बन रहा है हमारा। जब पी स्क्वायर डिविजिबल है तो पी भी होगा 5 से डिविजिबल, हाँ है ना। Q और P दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब उनका HCF 1 तो नहीं आएगा। Hence P and Q cannot be a co-prime as they have 5 as a common factor other than 1। आप लोग देख सकते हैं P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल है, ये हमने साबित किया है। इसका मतलब P और Q दोनों के दोनों ही को प्राइम नहीं हो सकते, क्योंकि उनका 5 एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा, और को प्राइम का फैक्टर 1 के अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद हमें जो स्टेटमेंट लिखनी है वो हमारी फाइनल स्टेटमेंट होगी इस क्वेश्चन के लिए। वो स्टेटमेंट हम यहाँ लिख देंगे। वो स्टेटमेंट है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen due to our incorrect assumption that 1/√5 is irrational. So we conclude that 1/√5 is an irrational. Hence proved। ये वाली स्टेटमेंट ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेटमेंट, ये बहुत ज़रूरी स्टेटमेंट है जो कि आपको ऐसे क्वेश्चंस के लास्ट में लिखनी ही पड़ती है। इसलिए अब आप इसे इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 30 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, अ रूम इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर surmounted by a hemispherical dome. The base radius of the hemisphere is half of the height of cylindrical part. If the room contains 1408 upon 21 meter cube of air, find the height of the cylindrical part. हमसे बोला गया है कि एक रूम जो है वो सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसके ऊपर हेमिस्फेयर का शेप का एक डोम बना हुआ है। हम इसका एक रफ स्केच यहाँ बना लेंगे, जिसमें हम पहले एक अपना वो बना लेते हैं सिलेंडर शेप। ये हमने बना लिया है सिलेंडर शेप का, और इसके बाद इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर शेप का डोम बना लेंगे। ये हमने इस तरह से एक डोम बना लिया है हेमिस्फेयर के शेप का। डोम का रेडियस और सिलेंडर के पार्ट का रेडियस दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ही टिके हुए हैं। और दूसरी बात, द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फेयर का जो बेस रेडियस है इज हाफ ऑफ द हाइट ऑफ सिलेंडर, वो सिलेंडर की हाइट के आधा है। इसका मतलब अगर यहां से लेकर यहां तक ये सिलेंडर की हाइट है, ये है h यानी हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमें गिवन में क्या क्या दे रखा है? गिवन में सबसे पहले तो हमें फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हमें जो गिवन है वो है उसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हमें गिवन है, जो कि रेडियस की मतलब हाइट का आधा रेडियस के बराबर हो जाएगा। ये बात हमें गिवन है। और रेडियस जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट का होगा, हाइट भी सिलेंड्रिकल पार्ट की ही होगी। अच्छा, फॉर हेमिस्फेयर के लिए जो रेडियस है वो हमारा
आर हो जाएगा, और ये वाला आर और ये वाला आर सेम ही रहेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है। अब ये पूरा जो रूम है, इस पूरे रूम का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रूम किस किस के बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, हाँ या ना? क्योंकि ये रूम जो है वो सिलेंडर और हेमिस्फेयर से मिलकर बना है, इसलिए सिलेंडर का वॉल्यूम और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम जोड़ने पर पूरे रूम का वॉल्यूम मिल जाएगा हमें। और पूरे रूम का वॉल्यूम मतलब क्या, कि कितनी एयर उस रूम में कंटेन हो रखी है, यानी कि 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब के बराबर। करेक्ट, बिल्कुल। यहां से सबसे पहले हमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट निकालना होगा। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1408 अपॉन 21 मीटर क्यूब। ठीक है, यहां से रेडियस सेम है और पाई भी सेम दिख रहा है आपको। यहां से कॉमन आप निकाल लो, जो जो आप कॉमन निकाल सकते हो, और कॉमन हम यहां से निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर, और अंदर हमारा क्या बच जाएगा, एच प्लस 2/3 आर, ये बच जाएगा हमारा अंदर की तरफ। हमें सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट चाहिए, तो हम आर की जगह h/2 भी तो लिख सकते हैं। आर की जगह हम h/2 भी लिख सकते हैं, जैसा हमारे क्वेश्चन में गिवन था। तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ आर लिखा हुआ है उसके जगह h/2 पुट कर देंगे, जिससे कि हमारी जो इक्वेशन होगी उसमें सिर्फ h की फॉर्म में सब कुछ हो जाएगा, तो हम उसे सॉल्व करके निकाल पाएंगे। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे इरेज करके आपको आगे समझाता हूँ। अब इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से ये पार्ट हम मिटा देंगे। यहाँ से ये पार्ट भी हम मिटा देंगे। अब यहाँ पे r की जगह हम h/2 पुट कर देंगे, पाई h/2 का स्क्वायर, और अंदर h प्लस 2/3, r की जगह हम फिर से h/2 पुट कर देंगे, बराबर 1408 अपॉन 21। इस तरह से हमारी इक्वेशन सॉल्व हो मतलब बन चुकी है। अब इसको सॉल्व करके खाली h की वैल्यू चाहिए। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h/3 प्लस h, और यहाँ से h की पावर 2 अपॉन में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, अंदर क्या होगा h प्लस h/3 इक्वल टू 1408 अपॉन 21। अब इस पार्ट को भी हम मिटा देते हैं नीचे से। यहां से बस अब इसे सॉल्व करते हुए चलना है, पाई h² अपॉन 4 इंटू, यहाँ से 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, और इधर से हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 3h प्लस h हो जाएगा आपका 4h इज इक्वल टू 1408 अपॉन 21। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से पाई h² और h तीनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे पाई h का क्यूब अपॉन में, यहाँ पे नीचे बचेगा 3 इक्वल टू 1408 अपॉन में 21। यहाँ नीचे 3 से 21 को काट देंगे हम 7 बार में, ऊपर बचेगा सिर्फ पाई की वैल्यू को मैं अब यहाँ पुट कर देता हूँ, 22/7 इंटू में h क्यूब बराबर 1408 अपॉन में 7 बचा था। यहाँ पे मैं इस 7 से इस 7 को भी कट कर सकता हूँ, यहाँ से h क्यूब बचेगा, और जो 22 इधर मल्टीप्लाई में है उधर उसे भेज देंगे तो वो डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इन दोनों को 11 से कट कर देते हैं, 11 2 ज़ा 22 और 11 1 ज़ा 11, 3 बचेगा, 11 2 ज़ा 22 और 11 8 ज़ा 88, 2 से इसको काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा
2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। यहाँ से आप देख सकते हैं कि एच क्यूब की वैल्यू हमारी 64 के बराबर आ गई है। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। 64 को हम 4 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपके पास h की वैल्यू जो है वो 4 मीटर के बराबर आ जाएगी और सिलेंडर के हाइट की वैल्यू 4 मीटर के बराबर आ जाएगी। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। अब आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन 31 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 dice are thrown at the same time. Determine the probability that the difference of the number on the 2 dice is 2. 2 डाइसेस हमारे एक ही समय पर थ्रो किए गए। हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उन दोनों डाइसेस पे जो नंबर आया है उनका डिफरेंस 2 हो। अब इसके लिए आपको सबसे पहले 2 डाइसेस के आने पर टोटल संभावना यानी टोटल सैंपल स्पेस क्या बनेंगे ये लिखना होगा। तो टोटल सैंपल स्पेस मैं आपको बना के दिखा देता हूं। टोटल सैंपल स्पेस में टोटल हमारे 36 सैंपल स्पेस बनेंगे क्योंकि डाइस को 2 बार फेंका गया है। 2 बार फेंकने का मतलब है 6 की पावर 2 यानी टोटल 36 सैंपल स्पेस। जितनी बार भी डाइस को फेंका जाता है, अगर मान लो n 3 बार फेंका गया तो आप 6 की पावर 3 कर दोगे, उतने सैंपल स्पेस हो जाएंगे। लेकिन अभी तो हमारे 36 सैंपल स्पेस ही होंगे क्योंकि उसे 2 बार ही फेंका गया है। अब वो 36 सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे? वो बनेंगे सबसे पहले मान लेते हैं कि पहले डाइस पे एक नंबर आया तो दूसरे पर एक आ सकता है, पहले पर एक आया तो दूसरे पर 2 आ सकता है, पहले पर एक तो दूसरे पर 3, पहले पर एक दूसरे पर 4, पहले पर एक 5 और लास्ट में पहले पर एक आया तो दूसरे पर 6 आ सकता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पहले पर 2 आ गया तो दूसरे पर एक आ जाएगा। ठीक है, और पहले पर 2 आया तो दूसरे पर भी 2 आ जाएगा, पहले पर 2 आया दूसरे पर 3 आ जाएगा। इस तरह से चलते हुए हमारे टोटल 36 सैंपल स्पेस बन जाएंगे, जिसमें पहले 3 फिर 4 फिर 5, टोटल इन सबके सैंपल स्पेस हमारे बन जाएंगे। अब हमें देखना है कि हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि डिफरेंस जो है नंबर्स का वो 2 होना चाहिए, दोनों पे आने वाला 2 होना चाहिए नंबर। तो डिफरेंस 2 कब कब आएगा? जब आप 3 और 1 को माइनस कर दो तब आपका डिफरेंस 2 आ सकता है। इसका मतलब ये हमारे उन प्रोबेबिलिटी वाले नंबर्स में से एक होंगे, तो हम इन्हें इस तरह से मार्क कर लेते हैं। 1 और 3 के साथ साथ और क्या हो सकता है जिनका डिफरेंस हमारा 2 आए? 2 और 4 हो सकता है, हो सकता है या नहीं? बिल्कुल। और 3 और 1 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं। और आपके 3 और 5 हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, इनका डिफरेंस भी 2 ही आएगा। 4 और 2 हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। 2 और 4 है तो 4 और 2 भी होंगे। 3 और 5 है तो 5 और 3 भी होंगे हमारे। 6 और 4 भी होंगे, 4 और 6 भी होंगे। और कौन कौन से हो सकते हैं? और अगर हम देखें तो 3 के साथ 1 हमने ले लिया है पहले ही, इन सबको हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि इन्हें गिनने में आसानी हो। 3 और 5 के साथ और कौन से हो सकते हैं? 6 और 4 हो गए हैं हमारे, 5 और 3 5 हो चुके हैं। 1 के साथ हमारा 3 ही हो सकता था जो कि हमने ले लिया है, और 2 के साथ 4 भी ले लिया है, 3 के साथ हमने 5 ले लिया है। 3 के साथ और कुछ तो नहीं हो सकता? 3 के साथ 1 वो तो हम पहले ही ले चुके हैं। हमने सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज जितनी मेनली हो सकती हैं वो हमने टोटल ले लिए हैं। तो डिफरेंस हमारे कौन कौन से नंबर से आ सकता है? डिफरेंस 2 सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारा 1,3 ये हो सकता है, और दूसरा हम लिख लेंगे 3,1 हो सकता है, इसका जस्ट अपोजिट। डिफरेंस तो अभी 2 ही होगा, चाहे 1 और 3 का डिफरेंस ले लो चाहे 3 और 1 का डिफरेंस, 2 तो होना ही है। कॉमा अगला 2 और 4 ले लिया हमने, 2 और 4 के साथ साथ हम 4 और 2 भी ले सकते हैं, वही बात फिर से कि डिफरेंस दोनों में सेम ही रहेगा। अगला 5 और 3 ले सकते हैं, या 3 और 5 ले सकते हैं। इसके बाद
6 और 4 ले सकते हैं, या 4 और 6 ले सकते हैं। कुछ और पॉसिबल इनमें नहीं है, यही टोटल हमारे हो जाएंगे जो भी पॉसिबल इवेंट्स हैं। अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंस ऑन द नंबर ऑफ 2 डाइस इज 2। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी कि ये जो हमारे इवेंट्स बने हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हमारे इवेंट्स हैं। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल नंबर ऑफ कितने सैंपल स्पेस में से निकाले गए हैं, 36 में से। तो हमारी प्रोबेबिलिटी 8/36 हो जाएगी। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हमारा 4 2 8 और 4 9 36, 2/9 की आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 2025 सेट 1 का सेक्शन सी पूरा ख़त्म कर लिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी और सेक्शन ई को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारी अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। और अगर आपने इससे पहले वाले 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो वो आप तीनों पार्ट्स पहले देख कर आइएगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।